तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित नवबोध प्रकाशन के प्रश्नावली 1D.3 के एकदम प्योर बेसिक के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी भी प्रकार का नीट जेईई की भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो यह जो वीडियो है आपके लिए बिल्कुल एकदम रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में एकदम बेसिक के साथ पूरा निचोड़ आपको बिल्कुल सहज सरल और आसान भाषा में बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग के साथ बताया जाएगा। और यदि इसके आगे के जो भी आपके सवाल हैं उनको करने के लिए अगर आप तत्पर हो तो निश्चित तौर पर यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी भी प्रकार का कोई कहीं पे कोई डाउट रह जाता है तो आप उसका फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। आपका सोल्यूशन वहां पे दे दिया जाएगा समय मिलने के बाद, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का सेशन इतना प्यारा है, आइए इस प्यारे से सेशन की शुरुआत प्यारे तरीके से करते हैं। सबसे पहली चीज आइए समझते हैं कि आखिर ये जो त्रिकोणमितीय समीकरण है, त्रिकोणमितीय समीकरण क्या है। कक्षा 10वीं में आपने द्विघात समीकरण इत्यादि पढ़ा, जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता था। इसको जब आप हल करते थे तो x की वैल्यू 2x की वैल्यू प्राप्त होती थी। x की वैल्यू 2 या 3 या इस प्रकार से वैल्यू प्राप्त होती थी, x की वैल्यू होती थी। तो ये आपका कहलाता था एल्जेब्रिक इक्वेशन, यानी कि बीजगणितीय समीकरण ये होता है। और यदि त्रिकोणमितीय समीकरण जुड़ गया तो त्रिकोणमितीय अनुपात, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो इनके रूप में अगर समीकरण देखने को मिले, जैसे आपको ऐसा अगर समीकरण देखने को मिले जो आप समीकरण सर्वसम का जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ये अगर समीकरण मिल जाए तो ये देखिए समीकरण जो बना है ये त्रिकोणमितीय अनुपातों का समीकरण है। तो इस तरह से ऐसे समीकरण को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। जिस प्रकार से इस समीकरण के 2 या 3 या 1 मान निकल के आते थे, उसी प्रकार से इसके भी कई सारे मान निकल करके आएंगे। उसी के लिए आज बेसिक के साथ इस वीडियो या इस सेशन के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। अब किस प्रकार से अलग अलग मान आएंगे, जैसे अब ये मान कैसे अलग अलग आएंगे आइए देखिए समझते हैं। यदि मैं कहूं कि अगर साइन थीटा बराबर आपका है 1/2, साइन थीटा बराबर कितना है 1/2, तो क्या साइन थीटा बराबर 1/2 है तो यहां थीटा बराबर कितना होगा, थीटा का मान निकालिए। तो अगर इसको लिखें हम तो साइन थीटा, ये साइन 30 की वैल्यू होती है, और किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। और साइन 30 को हम ज्यादातर रेडियन में ही हम लिखेंगे, क्योंकि पाई इत्यादि में ही आपके सवाल देखने को मिलेंगे। तो साइन 30 को लिखें तो इसको लिखते हैं साइन π/6, तो यहां थीटा बराबर कितना आ गया, π/6। अब बात यह आती है कि क्या साइन π/6 का ही केवल मान 1/2 होता है, क्या साइन π/6 का ही मान 1/2 होता है। हमने आपको टेबल एक बनाया था पिछली क्लासों में, इस टेबल के बारे में हमने आपको बताया था। एक टेबल इस तरह से बनाया था, यहां आपका था साइन थीटा, यहां आपका था साइन थीटा, यानी कि थीटा का मान था यहां पे, यहां थीटा था और ये मान था आपका साइन थीटा का। अगर 0 की बात करें तो ये आपका 0 अंश होता है, और 0 के बाद आता है 30 अंश, 30 के बाद 45 अंश, 45 के बाद 60 अंश, 60 के बाद 90 अंश। इसी प्रकार से आगे आता है 120 अंश, 135 अंश और 150 अंश, और कितना आता है 180 अंश। इसी तरह से आगे की ओर भी ये चलता जाता है, और कितना कितना आता है 180 अंश के बाद आता है 210 अंश और 235 अंश, 225 अंश, 225 अंश, और आपका आता है ये 240 अंश, और 240 के बाद आता है 270 डिग्री। इसी तरह से आगे की ओर भी बढ़ता चला जाता है। 270 के बाद आता है आपका कितना, 270 के बाद आता है आपका 300, 300, 315, 315 और 330 और 360। इस प्रकार से आपके चारों चतुर्थांश क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। इनका मान लिखना भी हमने आपको सिखाया हुआ है कि जैसे अगर आपको केवल 90 डिग्री तक का मान पता है तो आप पूरे चतुर्थांश का मान याद कर सकते हो। जैसे देखो कैसे, यहां साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। अगर इतने मान आपको पता है तो बाकी सबके मान आप आराम से अपने से
निकाल सकते हो। देखो कैसे, हमने बताया था कि यहां से एक आया, एक के बाद से इधर से दोहराना शुरू कर दीजिए। ये √3/2 हो गया, और ये आपका 1/√2 हो गया, और ये आपका 1/2 हो गया, और ये आपका 0 हो गया। ऐसे कर लिए। अब यहां 180 तक पहुंच गए, तो अब यहां से इधर के लिए दोहराना शुरू कर दो। तो ये आपका 1/2 हो गया, और ये आपका 1/√2 हो गया, और ये आपका 240 का मान √3/2 हो गया, √3/2। फिर इधर दोहराएंगे तो इसका मान 1, और इसका मान √3/2, फिर इसका मान कितना हो जाएगा 1/√2, और इसका मान आपका हो जाएगा कितना 1/2, और इसका मान हो जाएगा फिर से 0। अब हमको यह देखना है कि अगर मैं चतुर्थांश बनाऊं तो इस चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है और कौन कौन निगेटिव होता है। तो आपको बता दें कि ये आपका पहला चतुर्थांश है। पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं। पहले चतुर्थांश, ये बड़ा ध्यान की चीज है, बहुत जरूरत की चीज है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें आपके ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल प्लस होते हैं। और ये जो आपका सेकंड चतुर्थांश है, इसमें आपके साइन और कोसेक, साइन और कोसेक ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अगर इसकी बात करें ये थर्ड चतुर्थांश की, तो थर्ड चतुर्थांश में आपके टैन और कॉट आपके बस दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और यदि मैं फोर्थ चतुर्थांश की बात करूं तो फोर्थ चतुर्थांश में आपके कॉस और सेक, कौन कौन से, कॉस और सेक को छोड़ करके बाकी सभी कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ये बातें आप ध्यान रखोगे, और कभी भी आप इसको लेकर के चलोगे तो ये पहले चतुर्थांश को आप कितना मानोगे, ये आपका है 90 माइनस थीटा, या इसी को कहते हैं हम π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। अब इसके बाद जो भी लोगे आप पाई के संदर्भ में लोगे। यहां आपका पाई है और यहां आपका 2π है। तो अगर इसको देखो तो ये पाई से कम है, 180 से कम है, तो इसको हम कहते हैं पाई माइनस थीटा। अलग पेन ले लेता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में ठीक ठाक से आएगा। तो ये आपका ये जो चतुर्थांश है इसको हम कहते हैं 90 माइनस का थीटा, और 90 को ही हम कहते हैं कितना, π/2, और तो ये हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। अब ये आपका पाई है और ये आपका कितना है, 2π है। हमें जो भी लेके चलना है पाई के ही संदर्भ में लेके चलना है अक्सर सवालों में इस प्रश्नावली के अंदर। तो यहां से अगर देखें तो ये पाई से कम है, तो पाई से कम यानी कि पाई माइनस का थीटा, या इसी को हम कहते हैं 180 माइनस थीटा। पाई कोई चेंज भी नहीं करता, इसलिए हम पाई को लेकर के चलेंगे। इसको देखा जाए तो ये पाई से अधिक है, यानी इसको कहते हैं हम पाई प्लस थीटा, या 180 प्लस थीटा, तीसरे चतुर्थांश को। चौथा चतुर्थांश देखिए 2π से कम है, तो इसको कहते हैं हम 2π माइनस का थीटा, या इसको कहते हैं हम 360 माइनस का थीटा। इस प्रकार से हम चतुर्थांशों को जानते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं साइन की, तो साइन तीसरे और चौथे चतुर्थांश में, यानी 180 के बाद 360 तक साइन ऋणात्मक वैल्यू देता है। तो यहां देखो 180 तक तो पॉजिटिव रहेगा, और 180 के बाद जितने भी वैल्यू हैं ये सारे के सारे वैल्यू किसमें हो जाएंगे, ये सारे के सारी वैल्यू ऋणात्मक हो जाएंगे। अब ये साइन का मान हो जाता है कंप्लीट। अब मैं ये बात कर रहा था किसकी, साइन π/6 की बात कर रहा था मैं, कि क्या साइन थीटा का मान क्या केवल 1/2 जो है, क्या केवल साइन π/6 की ही वैल्यू होती है। देखो इसमें मिलाओ, देखो एक तो आपका 30 अंश की वैल्यू हो गई 1/2, और एक आपका 150 अंश की वैल्यु हो गई 1/2। तो यहां भी ये आपका कितना है, साइन π/6, और ये आपका कितना है, साइन 3π/2। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा थोड़ा, यानी 150 अंश कितना है, 150 अंश की भी वैल्यू, साइन 150 अंश की भी वैल्यू 1/2 है, और साइन 30 अंश की भी वैल्यू 1/2 है। अब अगर मैं ये कहूं कि क्या दो ही साइन के दो ही कोणों का मान 1/2 होता है, जी नहीं। ये तो हमने केवल एक राउंड लगाया है, एक राउंड में 2 मान मिले। अगर दूसरा राउंड लगा दिया तो फिर से 2 मान, तीसरा राउंड में लगा दिया तो फिर से 2 मान,
चौथा राउंड लगा दिया तो फिर से 2 मान, पांचवा राउंड लगा दिया तो फिर से 2 मान, यानी ये मान धीरे 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 आगे की ओर क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जितने राउंड हम लगाते जाएंगे उतने ही मान हमको क्या होते चले जाएंगे, मिलते चले जाएंगे। तो जो त्रिकोणमितीय समीकरण होता है तो उसके मुख्य रूप से 2 रूप में मान हम निकालते हैं। कैसे मान? एक तो आपका होता है मुख्य मान, एक आपका होता है कैसा मान, मुख्य मान या मुख्य हल। त्रिकोणमितीय समीकरण का जो हल होता है वह 2 रूपों में होता है। पहला तो मुख्य हल और दूसरा क्या होता है, व्यापक हल। तो अब देखिए मुख्य हल के किसको कहते हैं? अगर हम थीटा को 0 से लेकर के ये 360 यानी कि 2 पाई, 0 से लेकर के 2 पाई यानी एक राउंड की केवल वैल्यू हम ज्ञात करें तो वह आपका मुख्य हल के अंतर्गत आता है। यानी मुख्य हल का मान आपका जो थीटा की वैल्यू है वह 0 से क्या होती है, बड़ी होती है या बराबर होती है, और 2 पाई से हमेशा छोटी होती है। अगर 0 से लेके 2 पाई को नहीं लेंगे, 2 पाई को फिलहाल नहीं लेते हैं, 2 पाई से कम, ये 2 पाई माइनस थीटा है ना, यानी 2 पाई में से कुछ ना कुछ घटा के ही 2 पाई को नहीं लिया जाता। तो 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच के जितने भी मान हैं वे सारे के सारे मान किस शाखा के अंतर्गत आएंगे, मुख्य हल के अंतर्गत आएंगे। और जो आपका 0 से लेकर के जो आपके अनंत तक के मान हैं वे सारे मान किस में आ जाएंगे, आपके व्यापक हल में आ जाएंगे। यानी 2 चक्कर, 4 चक्कर, 6 चक्कर, 10 चक्कर, 100 चक्कर, 1000 चक्कर हम अगर लगा करके मान को निकालें तो आपके व्यापक हल प्राप्त होंगे। अब यहां पे बात आती है, आप कहोगे कि सर मैं मुख्य मान तो ज्ञात कर सकता हूं, क्योंकि किसी भी चीज की वैल्यू चाहिए तो इसके अंतर्गत हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50, 100, 200 राउंड की अगर वैल्यू चाहिए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए ज्यादा नहीं, मात्र 3 सूत्र हैं। उन्हीं तीनों सूत्रों की सहायता से हम इसका जितना चाहे मान ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज और, जैसे देखिए यहां पे साइन जो है थीटा की वैल्यू कितनी आई थी, π/6। अब साइन इसमें भी पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो अगर इसको कहते हैं पाई माइनस का थीटा, इसको हम क्या कहते हैं, पाई माइनस का थीटा। अब थीटा की जो वैल्यू है वह कितनी है, π/6 है। तो अगर थीटा के जगह पर हम π/, कितना रखें, π/, अगर 6 रखें, ये 3 पाई नहीं यार, 5π/6 आता है। 5π कितना आएगा, 6 आएगा, 150 अंश का मान। तो अगर इसको रख दें थीटा के जगह पे, हम इतना रख दें तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भाई, अगर इसको थोड़ा समय ज्यादा शार्ट में नहीं, थोड़ा सा खुल के आपको समझाता हूं। जैसे यहां पे आपका साइन π/6 की वैल्यू जो थी वह कितनी थी, 1/2 थी। अब अगर मैं कहूं कि अगर मैं ऐसा ले लेता हूं, भाई पहले चतुर्थांश में भी साइन प्लस में रहता है और दूसरे में भी रहता है, तो पहले की तो वैल्यू मान लेते हैं कि हमें ज्ञात हो गई। यहां से हमको यह पता चला, यहां से मुख्य बात जो थी वो पता हमको चली कि थीटा इज इक्वल टू कितना है, π/6 है। थीटा इज इक्वल टू कितना है, π/6 है। अब यहां से देखिए इसका मान अगर हम निकालें तो ये इस दूसरे चतुर्थांश में इसको रखते हैं पाई माइनस थीटा। तो अगर मैं कहूं कि पाई माइनस का π/6 बराबर कितना होगा, तो पाई चेंज करता है क्या साइन को, नहीं करता, तो साइन π/6 ही तो होगा। जैसे हम ये लिखते थे ना, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा यानी कि दूसरा चतुर्थांश, दूसरे में साइन क्या वैल्यू देता है, दूसरे में साइन कैसा रहता है, धनात्मक रहता है, तो वैल्यू हमेशा धनात्मक ही आएगी। 180 को साइन बदलेगा नहीं, तो ये साइन थीटा के बराबर होता था ना, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो ये भी क्या है, साइन 180 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे कितना है, π/6 है। तो ये आपकी वैल्यू साइन बताओ π/6 आएगी कि नहीं आएगी, साइन π/6 आएगी ना। और π/6 की वैल्यू कितनी है, 1/2 है कि नहीं है। यानी कि ये वैल्यू जो आ रही है ये साइन π/6 के बराबर आ रही है कि नहीं। तो यहां से आप पाई माइनस π/6 बराबर आप इतना लिख सकते हो ना, साइन π/6। तो इस π/6 के जगह पर, यानी इस थीटा के जगह पर हमारे पास कितना है, हमारे पास है पाई माइनस π/6। इसको हल करोगे तो 6 कम 6 पाई माइनस 1 पाई यानी 5π/6
6, यानी 5π/6 यानी कि 150 अंश, और इसका भी मान कितना आएगा आपका 1/2। यानी जब कभी भी आपको मुख्य मान निकालना होगा तो आप सिंपल सा मतलब किसका निकालेंगे, एक बस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, या जो आपका x दिया रहेगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और इसकी वैल्यू जब निकाल लेंगे ना, और इसकी वैल्यू निकालने के बाद अगर आपको दूसरी वैल्यू चाहिए तो दूसरे चतुर्थांश में चाहिए तो पाई माइनस थीटा करेंगे, तीसरे चतुर्थांश में चाहिए तो पाई प्लस थीटा करेंगे, और चौथे चतुर्थांश में चाहिए तो 2 पाई माइनस थीटा कर लेंगे। इतने से आपको वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। अब ये हमारा बेसिक सा चैप्टर के बेसिक का इंट्रोडक्शन रहा। अब हम यहां पे ज्ञात करेंगे व्यापक हल। व्यापक हल का जो सूत्र है हमारा, जो फार्मूला है, जो इस चैप्टर का आधार है, उसकी चर्चा एकदम बेसिक के साथ आइए देखते हैं। तब तक मैं इसका रफ करता हूं और आप एक बार कमेंट करके ये बताइए कि क्या जो भी चीजें यहां पे समझाई गई क्या वह बिल्कुल से हलवा हुई या किसी भी प्रकार का कोई कसर रहा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जो भी बातें समझाई गई वह बिल्कुल हलवा हुई या किसी भी प्रकार का कसर रहा। यदि हलवा हो गई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लिखेंगे हलवा। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको ग्राफ बनाना भली भांति समझाया था। जैसे यहां पे हमने बनाया है y बराबर साइन x का ग्राफ, यहां पे हमने बनाया है y बराबर कॉस x का ग्राफ, और यहां हमने बनाया है y बराबर tan x का ग्राफ। साइन x का ग्राफ, कॉस x का ग्राफ, और ये रहा tan x का ग्राफ। इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आता है? देखिए, साइन थीटा या साइन थीटा या x भी मान सकते हैं, इसके जगह पर थीटा कोई जरूरत नहीं है, x भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं। यह जीरो कब कब होता है, साइन थीटा जो है जीरो कब कब होता है, यह चीज आपको देखना है। अगर मैं इस ग्राफ के माध्यम से देख करके बताऊं तो पहले तो साइन 0 पे 0 था, और दूसरा किस पे 0 था, पाई पे 0 था। पाई के बाद किस पे 0 है, 2 पाई पे 0 है। अब ग्राफ इसी तरह से आगे चलता जाएगा तो किस पे 0 होगा, 3 पाई पर 0 होगा, किस पे 0 होगा, आपका 4 पाई पे 0 होगा। इसी प्रकार से आगे की ओर चलता चला जाएगा। इधर की ओर देखें तो इधर 0 पे 0 था, 0 के बाद माइनस पाई पे, तो इधर 0 के बाद फिर से किस पे है, माइनस पाई पे, फिर -2 पाई पे होगा, फिर -3 पाई पे होगा। ऐसे ही क्या होगा, चलता चला जाएगा। अब अगर यहां से देखा जाए कि इसकी वैल्यू, आखिर x की वैल्यू साइन x के समीकरण से कब कैसे ज्ञात करें, यानी कि साइन x बराबर जब 0 हो तो x का मान क्या क्या हो सकता है। तो आपने देखा कि 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 100 पाई, 1000 पाई, 10,000 पाई, 1,00,000 पाई। इस प्रकार से आगे की ओर अनलिमिटेड अविरत चलता चला जाएगा। इसी प्रकार से इधर की ओर देखें तो 0 माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -100 पाई, -1000 पाई। इसी प्रकार से आगे की ओर क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब इसके लिए क्या कोई एक स्पेसिफिक फार्मूला क्या हम बना सकते हैं, क्या स्पेसिफिक फार्मूला बना सकते हैं? देखिए, हर जो आपका इंटीजर है, हर पूर्णांक संख्या जो है रिपीट हो रही है। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इधर भी आएंगे तो -1, -2, -3, -4 इस प्रकार से आ रही है। तो इसके लिए क्या हम लिख सकते हैं, क्या n पाई और प्लस माइनस n पाई, या इसमें प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। x बराबर सीधे हम लिख सकते हैं कितना, n पाई। x बराबर हम यहां पे सीधे कितना लिख सकते हैं, n पाई, क्योंकि n यहां पे n किससे बिलोंग्स करता है, n आपके पूर्णांक संख्या से बिलोंग्स करता है। जहां पे n अगर 0 रखोगे तो 0 आएगा, अगर n के जगह पे 1 रखोगे तो 1 पाई, 2 रखोगे तो 2 पाई, 3 रखोगे 3 पाई, 4 रखोगे 4 पाई, 5 रखोगे 5 पाई, -1 रखोगे माइनस पाई, -2 रखोगे -2 पाई, -3 रखोगे -3 पाई। यानी कि अगर एक ऐसी वैल्यू हम बना दें तो जो x का मान है इस पे पूरी तरह से बताइए संतुष्ट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। n पाई तो आपका जब साइन, यह सूत्र कब है कि जब आपका साइन x बराबर क्या हो, 0 हो, साइन x बराबर 0 हो तो आप लिख सकते हो कि x बराबर वहां n पाई के बराबर होगा, जहां n किससे बिलोंग्स करेगा, जहां n आपका z से बिलोंग्स करेगा। ठीक उसी प्रकार से आइए कॉस का अगर हम देखें तो कॉस के लिए क्या देखते हैं, कॉस 0 कब कब होता है। यदि मैं मानूं कि कॉस x बराबर कितना हो, 0, तो कॉस x देखो 0 कब कब होता है, पहला तो होगा है पाई/2
2 पर, 0 पे नहीं हुआ है, 0 पर 1 है, पाई बाई 2 पर 0 हुआ है, इस लाइन को टच करेगा तो 0 होगा। तो आपका पाई बाई 2 पर 0 हुआ है, पाई बाई 2 के बाद 3 पाई बाई 2 पे 0 हुआ है, 3 पाई बाई 2 पर 0, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो 2 पाई के बाद आएगा 5 पाई बाई 2, तो ये आपका 5 पाई बाई 2 पर 0 होगा। उसी प्रकार से 7 पाई बाई 2 पर 0 होगा, और उसी प्रकार से आपका 9 पाई बाई 2 पर 0 होगा। इसी प्रकार से अनवरत चलता चला जाएगा। अगर मैं माइनस की तरफ देखूं तो इधर माइनस के पाई बाई 2 पर 0 है, और माइनस के 3 पाई बाई 2 पर 0 है, माइनस के 5 पाई बाई 2 पर 0 है। इसी प्रकार से आगे की ओर क्या होता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो जैसे हमने इसके लिए n पाई निर्धारित किया, इसके लिए भी क्या कुछ कर सकते हैं क्या? देखो ध्यान से, ये कौन सी संख्या है, बटे 2। अगर पाई बाई 2 को अलग कर दें तो इसमें 1 का गुणा हुआ है, इसमें भी पाई बाई 2 को अलग कर दें तो 3 का गुणा हुआ, इसमें भी पाई बाई 2 को अलग कर दें तो इसमें किसका गुणा हुआ, 5 का गुणा हुआ, इसमें भी हम पाई बाई 2 को अलग कर दें तो 7 का गुणा हुआ, इसमें भी पाई बाई 2 को अलग कर दें तो 9 का गुणा हुआ। इधर भी देख लो, इधर अगर पाई बाई 2 को अलग कर दें तो -1 का गुणा हुआ, इधर अलग कर दें तो -3 का गुणा हुआ, इधर अलग कर दें तो -5 का गुणा हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? अब ये देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इस प्रकार से आगे चलता चला जाएगा। यानी यह विषम संख्या है। विषम संख्या को प्रदर्शित कैसे करते हैं? कोई भी संख्या ले लो भाई, कोई भी संख्या ले लो और उस संख्या में 2 का गुणा कर दो। कोई भी संख्या ले लो, 3 ले लो, मान लो 3 में 2 का गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सम संख्या। 4 ले लो, 4 में 2 का गुणा कर दो, 4 दूना 8 सम संख्या। और यदि 11 ले लो, 11 में 2 का गुणा कर दो, 11 दूना 22 सम संख्या। यानी कोई भी संख्या लेके देख लो, उसमें 2 का अगर गुणा कर दोगे तो कैसी आ जाएगी, सम संख्या। और कोई भी सम संख्या दुनिया का ले लो और उसमें 1 जोड़ दो तो कौन सी संख्या आ जाएगी, विषम संख्या। 1 ले लो, 1 विषम संख्या है, 1 में 1 जोड़ दो 2, सॉरी कोई भी सम संख्या में ना, सम संख्या में कोई भी 1 जोड़ दो तो विषम संख्या बन जाती है। 2 ले लो, 2 एक सम संख्या है, 2 में 1 जोड़ दो 3 विषम संख्या। 100 ले लो, 100 एक सम संख्या है, 100 में 1 जोड़ दो विषम संख्या। विषम संख्या हो गई ना, तो ये विषम संख्या का मान तो हमारे पास आ गया। अब इसके साथ किसका गुणा है, इसके साथ पाई बाई 2 का गुणा है। तो यहां पर आप x बराबर लिख सकते हो, x बराबर लिख सकते हो 2n प्लस का 1 इंटू पाई बाई 2, और जहां पे n बिलोंग्स टू क्या, n बिलोंग्स टू z यानी पूर्णांक संख्या, n बिलोंग्स टू z यानी कि पूर्णांक संख्या। और ये कब है, जब आपका cos x बराबर क्या है, 0 है। यानी कि इस वैल्यू को n का मान 1 रख दो, पाई बाई 2, n का मान 2 रख दो, 3 पाई बाई 2, n का मान 3 रख दो, 5 पाई बाई 2, n का मान 4 रख दो, 7 पाई बाई 2। इसी प्रकार से चलता चला जाएगा। और इस मान के लिए, इस पूरे अनवरत मान के लिए जो cos x की वैल्यू होगी वह कितनी होगी, 0 होगी। cos x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। उसी प्रकार से आइए अब tan का देखते हैं। किसका देखते हैं, tan का देखते हैं। अब tan 0 कब कब है, tan x बराबर 0 कब कब है, देखते हैं। tan x बराबर 0 कब कब है, यहां पे देखो ये आपका है पाई बाई 2 और ये आपका है पाई, और ये आपका है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। इधर अगर देखो तो ये माइनस का पाई बाई 2, और ये अगर देखो तो माइनस का पाई, और ये देखो तो माइनस का 3 पाई बाई 2। ये है आपका। अब देखो यह किस पर 0 है, तो यहां से अगर देखा जाए, तो ये देखो पाई बाई 2 पर तो अनंत चला जा रहा है। 0 किस पर है, सबसे पहले 0 पर है। 0 के बाद किस पे है, पाई पर है। पाई के बाद किस पे आएगा, फिर 2 पाई पे आएगा, फिर किस पे आएगा, 3 पाई पे, फिर किसके बाद 4 पाई पे। इधर चलो ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा। इधर चलो तो -पाई, -2 पाई, -3 पाई, इस तरह से आगे की ओर चलता चला जाएगा। यानी इसमें सारी संख्याएं निहित है। देख लो ये पूरी तरह से साइन के जैसे बन रहा है कि नहीं, और जब साइन के जैसे बन रहा है तो यहां भी हम x बराबर कितना लिखेंगे, n पाई। और जहां पे जो n होगा वह किससे बिलोंग्स करेगा, पूर्णांक संख्या से बिलोंग्स करेगा। किससे बिलोंग्स करेगा, पूर्णांक संख्या से बिलोंग्स करेगा। कब, जब आपका tan x बराबर कितना हो, 0 हो। अब ये जो 3 सूत्र आए ना, किसके किसके, ये समीकरण क्या है, साइन 0 बराबर, साइन x बराबर जब 0 होगा तो आपके इस मान को सर्टिफाइड करेगा। cos x बराबर 0 होगा तो इस मान को सर्टिफाइड करेगा, और साइन x बराबर 0 होगा तो आपके इस मान को सर्टिफाइड करेगा। अब इन्हीं के आधार पर जो व्यापक सूत्र है ना, उनको मैं क्या करता हूं, यहां पे आपको ड्राइव करके दिखाता हूं 2-4। देखिए
हमने अब तक जो मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट सूत्र निकाला वह कुछ इस प्रकार से हमने लिखा कि साइन x बराबर जब 0 होगा तो उसको x बराबर हम n पाई के कर सकते हैं, और यदि cos x बराबर 0 होगा तो वहां x बराबर 2n+1 पाई बाई 2 के बराबर कर सकते हैं, और tan x बराबर जब 0 हुआ तो x को हम n पाई के बराबर कर सकते हैं। एक और सूत्र जो कि हमने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूं, ये चारों सूत्रों के आधार पर जो अभी फार्मूला मैं ड्राइव करूंगा उनमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू आप लिख लीजिए। इसमें भी c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू लिख लीजिए, c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू लिख लीजिए, c प्लस डी बाई टू, c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू लिख लीजिए। और इसके साथ अब देखिए आता क्या क्या है, अगर साइन प्लस साइन के साथ साइन साइन दोनों है तो साइन भी आएगा कॉस आएगा, प्लस रहेगा तो साइन यहां पे पहले आएगा और कॉस यहां पे बाद में आएगा। साइन पहले आएगा और कॉस बाद में आएगा, यहां पे 2 रहेगा, यहां भी 2 रहेगा, यहां भी 2 रहेगा, यहां भी 2 रहेगा। और यदि माइनस आता है तो पहले यहां पे कॉस रहेगा, बाद में यहां पे साइन रहेगा। और कॉस कॉस अगर आता है तो कॉस के साथ या तो कॉस कॉस ही रहेगा या तो साइन साइन ही रहेगा। प्लस आता है तो दोनों में आपके कॉस रहेगा, दोनों में आपके क्या रहेगा, कॉस रहेगा। और यदि माइनस आता है तो दोनों में आपके क्या रहेगा, साइन रहेगा। इन सूत्रों को बस आपको ध्यान देना है। अब यदि आपके पास कुछ कंडीशन ऐसा हो कि यदि आपका साइन x के बराबर अगर आपका हो साइन अल्फा, जैसे साइन x बराबर जब 0 था तो हम इतना लिखते थे, और यदि आपके पास साइन x बराबर साइन अल्फा है तब इसके लिए हम x का मान कितना रखेंगे ये हमें देखना है। आइए हल करते हैं। साइन अल्फा को इधर लाएंगे तो ये आपका है साइन x माइनस का साइन अल्फा, और इसको जब हम कर देंगे तो ये इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 0। त्रिकोणमितीय समीकरण बन गया भाई, इसको इधर ले आए तो इधर 0 बचा। अब ये आपका साइन x माइनस का साइन अल्फा साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र हम लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इसको सूत्र पर खोलेंगे तो इधर से आपका होगा 2 कॉस पहले साइन बाद में, तो 2 कॉस x अल्फा है तो ये हो जाएगा x प्लस का अल्फा बाई 2, c प्लस डी बाई 2 होता है तो x प्लस अल्फा बाई 2 और इंटू साइन ये हो जाएगा x माइनस अल्फा बाई 2 और इक्वल टू 0। 2 को उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, एक बार इतने के बराबर 0, एक बार इतने के बराबर 0। तो जब आपका जैसे गुणनखंड करते थे ना, जब 2 फैक्टर हमारे पास आ जाता था तो एक बार इतने के बराबर 0 कर देते थे, एक बार इतने के बराबर 0 कर देते थे। सेम वही एक बार cos x प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 0 और दूसरी बार साइन x माइनस अल्फा बाई 2 बराबर क्या कर देंगे 0। और आपने यहां पर पढ़ा कि जब साइन x बराबर 0 होता है तो x किसके बराबर होता है, n पाई के बराबर होता है। तो साइन x बराबर बताओ 0 है कि नहीं, साइन x बराबर 0 है कि नहीं। साइन x बराबर जब 0 होता है तो x के जगह पर हम n पाई रखते हैं, तो यानी x का मान n पाई के बराबर होता है। और cos x बराबर जब 0 होता है तो x का मान इतना होता है, तो cos इस पूरे को अगर x मान लो तो cos x बराबर 0 है ना, तो x का मान आप इतना रख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हो। तो cos यहां पे x का मान कितना है, x प्लस अल्फा बाई 2 है, और इस x का मान कितना रख सकते हो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 रख सकते हो कि नहीं। इसमें जब साइन x बराबर 0 है तो x बराबर इतना रख सकते हो। अब इतने के बराबर 0 है ना तो इसको x मानो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस अल्फा बाई 2 बराबर n पाई। हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी को हल कर दो। इसको जब हल करेंगे तो यहां से देखिए ये 2 से तो आपका ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, यहां पे x प्लस अल्फा और बराबर ये बचेगा 2 और पाई को इधर भेज देंगे तो पाई नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2n। हमें तो x की वैल्यू निकालना है ना, पाई को क्यों भेजना, प्लस 1 और इंटू में कितना बचेगा, यहां इंटू में पाई बचेगा। अल्फा को उधर भेजोगे तो ये आपका कितना बचेगा, x बराबर 2n प्लस का 1 और ये हो जाएगा पाई डिवाइड बाई अल्फा। पाई डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, पाई डिवाइड बाई हो जाएगा अल्फा। सॉरी यार, डिवाइड बाई कैसे,
यहां पे आपका प्लस का है ना, तो अल्फा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा अल्फा। अब अगर इसमें करें, दो को उधर भेजें तो x माइनस का अल्फा बचेगा और बराबर का इधर हो जाएगा 2n और पाई साथ में। अल्फा को उधर भेजें तो x बराबर यहां से क्या हो जाएगा 2n पाई और प्लस का अल्फा। एक x का मान ये आ गया और एक x का मान ये आ गया, इनसे अलग नहीं आना है, या तो x का मान ये आएगा या तो x का मान ये आएगा। अब इसके आधार पर एक प्यारा सा समीकरण हम बना सकते हैं, कब? जब आपका साइन x बराबर क्या हो, साइन अल्फा हो, तो इस समीकरण के आधार पर हमारे पास ये दो समीकरण मिले। अब इन दोनों समीकरण का हमें बनाना है कॉम्बो, और इसके कॉम्बो को हम कैसे बना सकते हैं? यहां पे देखिए क्या है, यहां पे विषम संख्या में पाई का गुणा करके अल्फा को घटाया गया है और यहां पे सम संख्या का गुणा करके पाई को जोड़ा गया है। इसके लिए कॉम्बो हम कैसे बनाएंगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए कॉम्बो कैसे बनाएंगे, जैसे अगर मैं यहां पे x की वैल्यू इन दोनों को का कॉम्बो बनाऊं तो यहां पे देखिए सम संख्या है और यहां पे क्या है, विषम संख्या है। यहां पे सम संख्या है, यहां पे विषम संख्या है। अगर इसको मैं n पाई रहने दूं, क्या रहने दूं, n पाई, और n पाई के साथ n पाई के साथ इसमें क्या कर दूं, ये जो प्लस का है ना, इसको लिख देता हूं माइनस का 1 के पावर n, माइनस के 1 के पावर n, और साथ में लिख देता हूं अल्फा। इससे हमको क्या मिलेगा देखिए, ये अब देखिए इन दोनों का कॉम्बो बन पाया कि नहीं। ये विषम संख्या के लिए है और ये सम संख्या के लिए, यानी कि साइन x का मान यदि सम संख्या आता है तो हम ये सूत्र लगाएंगे, विषम संख्या आता है तो ये सूत्र लगाएंगे। अब इन दोनों का हमने बनाया है कॉम्बो, क्या यह दोनों इसको सर्टिफाइड कर रहे हैं या नहीं? विषम संख्या रख करके देखो, इसके जगह पर n के जगह पर एक विषम संख्या रख करके देख लो। विषम संख्या रख के देखोगे तो क्या आएगा, n के जगह पर विषम संख्या हम एक रखते हैं, तो n के जगह पर जब विषम संख्या रखा जाएगा, पेन अलग ले लेते हैं, n के जगह पर जब विषम संख्या रखा जाएगा तो n विषम संख्या हमारे पास कितनी होती है, 2n + 1। ये एक विषम संख्या है कि नहीं है? और इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ है, पाई का हुआ है, इतना आया हमारे पास। अब यहां पे आपका है प्लस। एक चीज और गौर कीजिए, कभी भी जब आपके -1 की पावर में कोई भी विषम संख्या हो, विषम संख्या का मतलब 3, जैसे -1 के पावर में अगर 7 हो, -1 के पावर में अगर आपका 101 हो, कोई भी विषम संख्या होगी तो इसका मान हमेशा -1 आएगा। और यहां पे हम किसके लिए ले रहे हैं, विषम संख्या के लिए ले रहे हैं ना। सम संख्या के लिए भी इसी सूत्र को लिखेंगे, सम संख्या ये विषम के लिए ले रहे हैं, यहां पे लिख देते हैं। हमने आपको सूत्र को चेक करके देख रहे हैं कि जो हमने यहां पर ये कॉम्बो बनाया है वह क्या दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है। तो जब यहां पे आप कोई भी विषम संख्या की घात लगाएंगे तो ये हमेशा वैल्यू किस में देगा, माइनस में देगा। तो ये वैल्यू जब माइनस की होगी तो इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस, और अल्फा में जब -1 का गुणा होगा तो माइनस अल्फा होगा, तो ये लिखा जाएगा माइनस का अल्फा। बताओ आया कि नहीं आया? अब अगर इसके जगह पर कोई भी हम सम संख्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अगर मैं यहां पर सम संख्या ले लूं तो सम के लिए क्या हो जाएगा, x का मान इसी में रखना है हमको, तो x का मान यहां से कितना हो जाएगा, एक बार फ्रेम में चेक कर लूं जरा। हाँ ठीक है, तो अगर एक बार मैं सम संख्या इसके जगह पर रखूं तो सम संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, 2n से, और 2n और साथ में यहां पे कितना है, n का मतलब सम संख्या, साथ में कितना है आपका पाई है, साथ में कितना है, पाई है, तो 2n पाई हो गया। और प्लस का -1 की घात अगर कोई भी सम संख्या है, -1 की घात कोई भी अगर सम संख्या है, -1 की घात अगर कोई भी सम संख्या है तो इसका मान +1 आता है, +1 आता है। तो यहां पर ये -1 की घात अगर सम संख्या होगी तो +1 हो जाएगा, और +1 में अल्फा का गुणा होगा तो +1 होगा। जब हमने सम संख्या लिया तो हमारा ये सूत्र पूरा हूबहू ये सूत्र आया कि नहीं आया?
जब हमने सम संख्या लिया तो हूबहू ये सूत्र आया कि नहीं, तो विषम संख्या ले रहे हैं तो ये सूत्र, सम संख्या ले रहे हैं तो ये सूत्र, और ये सूत्र भी इससे आया और ये सूत्र भी इससे आया, यानी कि यह सूत्र जो बना ये दोनों का कॉम्बो बना। कैसा बना? दोनों का कॉम्बो बना। तो ये याद कीजिएगा कि जो आपका साइन एक्स बराबर साइन अल्फा होगा उसका सूत्र हमेशा आपका होगा एक्स बराबर एन पाई माइनस का 1 इंटू अल्फा, माइनस का 1 के पावर n इंटू अल्फा। और जहां पे n कहां से संबंधित होगा? n इज बिलोंग्स टू z। कोई भी पूर्णांक संख्या ले सकते हो, प्लस की भी माइनस की भी, कोई भी पूर्ण संख्या आप यहां पे ले सकते हो। अब साइन के ही जैसे होता है कोसेक, अगर इसके जगह पर अगर आपका क्या हो, इसके जगह पर अगर आपका कोसेक लिया जाए तो क्या होगा? देख लीजिए थोड़ा सा कंसेप्ट को, इसी में सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं यहां पे लेता हूं कोसेक एक्स और बराबर लेता हूं क्या? कोसेक अल्फा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे साइन एक्स और इसको लिख सकते हैं 1 बटे साइन अल्फा। इसको पलट दे, दोनों को पलट दे, मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, साइन एक्स बराबर साइन अल्फा। तो अगर इसको हल करना चाहो ना तो बस इतना एक स्टेप कर लो, इसके बाद से ये सूत्र यहां से अप्लाई हो जाएगा, सूत्र आपका यही आएगा। यानी कि आपका साइन एक्स बराबर साइन अल्फा, कॉस एक्स बराबर कॉस अल्फा, इन दोनों के लिए आपका एक यही सूत्र पर्याप्त है। अब मैं यहां पे इसी में जोड़ देता हूं क्या? अगर आपका साइन एक्स बराबर साइन अल्फा है तो यहां से जो x की वैल्यू होगी वह कितनी होगी? वह होगी 2n पाई और प्लस का -1 की पावर n और इंटू में क्या हो जाएगा? इंटू में हो जाएगा अल्फा। ये आपका पहला सूत्र बना। 3 सूत्र बनेगा। यही सेम कोसेक के लिए भी है, तो इसी में कोसेक को भी ऐड कर लो। कोसेक x बराबर कोसेक अल्फा बराबर भी यही सूत्र होगा, तो भी आपका यही सूत्र होगा। इन दोनों के लिए आपका सूत्र बना। अब आइए देखते हैं कॉस के लिए। किसके लिए देखते हैं? कॉस के। अब अगर अगले क्रम में हमारे पास कुछ ऐसा हो कि कॉस एक्स जो है वह कॉस अल्फा के बराबर हो, कॉस एक्स अगर कॉस अल्फा के बराबर हो, कॉस एक्स को इधर करो तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का कॉस अल्फा बराबर का कितना हो जाएगा? इधर 0। कॉस एक्स माइनस का कॉस अल्फा में आपका ये सूत्र लगेगा। यहां पे हमने एक चीज ध्यान देना छोड़ दिया, यहां पे माइनस रहता है, ठीक है। तो अगर कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा रहेगा तो आपका ये वाला सूत्र अप्लाई होगा। तो इस सूत्र को उस जगह पे अप्लाई करते हैं तो ये आता है माइनस का 2 साइन इंटू साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2, सॉरी प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। -2 को उधर भेज देंगे तो 0 से गुणा करके 0 हो जाएगा। और यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे बचेगा साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 और इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0 हो जाएगा। एक बार इतने के बराबर 0, एक बार इतने के बराबर 0। तो जब आपका साइन x प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 0 होगा और दूसरा आपका होगा साइन x माइनस 2 x माइनस अल्फा, ये 2 ना है, अल्फा बाई 2 बराबर 0। आप जानते हो कि साइन x का मान 0 कब होता है? जब होता है साइन x का मान 0 तब x बराबर कितना आता है? n पाई। तो साइन x बराबर 0 है ना, साइन x बराबर 0 है ना, तो यहां से x प्लस अल्फा बाई 2 बराबर कितना होगा? n पाई के बराबर होगा। और यहां से x माइनस अल्फा बाई 2 किसके बराबर होगा? n पाई के बराबर होगा। 2 को उधर भेजो तो x प्लस अल्फा बराबर हो जाता है n पाई, 2n पाई 2 उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2n पाई, और 2 उधर जाएगा तो x माइनस अल्फा बराबर हो जाएगा 2n पाई। कितना हो जाएगा? 2n पाई। होगा कि नहीं बताओ? अब यहां से अल्फा को उधर भेज देते हैं तो x बराबर अल्फा उधर जाएगा तो माइनस का अल्फा हो जाएगा 2n पाई माइनस का अल्फा, और इधर से अल्फा उधर जाएगा तो आपका होगा x बराबर 2n पाई प्लस का अल्फा। बताओ होगा कि नहीं होगा? अब इसके लिए हमें बनाना है कॉम्बो। किसके लिए? अगर आपके पास हो cos x बराबर cos अल्फा, अगर ऐसा हो तो इसके लिए हमारा कॉम्बो क्या बनेगा? हमारा कॉम्बो बनेगा x का मान हम क्या लिख सकते हैं? सीधा सीधा 2n पाई
2n पाई, प्लस का भी अल्फा है माइनस का भी अल्फा है, तो प्लस माइनस क्या कर देते हैं, अल्फा कर देते हैं। अब यह सूत्र हमारा पूरी तरह से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। cos x बराबर cos अल्फा जब होगा तो x बराबर आप 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिखोगे। अब यही क्रम एकदम सेक के लिए भी है, देखो कैसे, थोड़ा सा देख लो सेक के लिए भी। अगर आपके पास कुछ ऐसा हो कि आपका सेक x बराबर आपका हो सेक अल्फा, तो यहां से सेक को आप लिख सकते हो 1 बटे cos x और इसको लिख सकते हो 1 बटे cos अल्फा। पलट दो अगर तो ये आपका हो जाएगा cos x बराबर cos अल्फा। बताओ होगा कि नहीं होगा। अब यहां से शुरू आपने यहां से किया, लेकिन यहां से फिर इस सूत्र पे आ जाओगे तो फिर से आपका यही कॉम्बो बन करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, जहां n बिलोंग्स टू z, कोई भी पूर्णांक संख्या आप रख सकते हो। तो यहां पे प्लस का भी अल्फा और माइनस का भी अल्फा लिया जाएगा cos के साथ। अब आते हैं एक इसका भी जो समरी है उसको लिख लेते हैं। दूसरा हमारे पास सूत्र जो आया वह आया cos x बराबर cos अल्फा, और इसका सूत्र आया कि x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यही सूत्र एकदम सेक के लिए भी है, सेक x बराबर सेक अल्फा, इसके लिए भी आपका यही सूत्र अप्लाई होता है। तो इन दोनों के लिए आपका एक फार्मूला ये बना, दूसरा फार्मूला ये बना। इसी प्रकार से यदि मैं ज्ञात करना चाहूं आपका अगले क्रम में tan x बराबर, अगर मैं ज्ञात करना चाहूं tan x बराबर tan अल्फा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए tan अल्फा को अगर इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा tan x माइनस का tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब tan x को हम कितना लिख सकते हैं, tan x को लिख सकते हैं sin x और डिवाइड बाई cos x, और माइनस का इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin अल्फा डिवाइड बाई कितना लिख सकते हैं, cos अल्फा। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं, और यह कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। अब इनको अगर घटा दे तो नीचे आपका cos x इंटू cos अल्फा आपका हो जाएगा हर में, इन दोनों का लसा cos अल्फा का गुणा sin x के साथ होगा तो ये हो जाएगा sin x इंटू cos अल्फा, और माइनस आपका cos x में sin अल्फा का गुणा होगा तो ये आपका होगा cos x इंटू sin अल्फा इक्वल टू 0। हर को 0 के साथ भेज देंगे, गुणा करके क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो ऊपर में सीधा सीधा बचेगा sin x, और ऊपर वाला जो है sin a cos b, cos a sin b, ये किसका फार्मूला हो जाता है, sin a माइनस sin b का। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, sin a के जगह पर x है, b के जगह पर अल्फा है, तो a माइनस b बराबर कितना, 0। अब अगर sin x बराबर 0 होता है तो x बराबर हम n पाई रखते हैं, तो x के स्थान पर कितना है, x माइनस अल्फा है, तो यह किसके बराबर हो जाएगा, यह आपके n पाई के बराबर हो जाएगा। पाई को उधर भेजोगे तो x बराबर n पाई प्लस का अल्फा हो जाएगा। इसमें माइनस का कोई चर्चा नहीं है, माइनस का इसमें कोई चर्चा नहीं है। यानी कि आपका इक्वेशन यदि आपके पास कुछ ऐसा हो कि अगर आपको tan x बराबर tan अल्फा अगर दिया हो तो उसके जगह, उसके x के जगह पर आप लिख सकते हो n पाई प्लस का अल्फा, n पाई प्लस का अल्फा। अब अगर और यदि जो n है वह किससे संबंधित है, यह आपके पूर्णांक संख्या से संबंधित है, n का मान कुछ भी रखा जा सकता है। इसी के जैसे आपका कॉट भी होगा, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे ये है, अगर आपका इसके जगह पर आपका रहता है कितना, cot x बराबर cot अल्फा, cot अल्फा इस तरह से अगर रहता तो cot को आप 1 बटे tan x और बराबर 1 बटे tan अल्फा लिख सकते हो, और इसको पलट दो तो ये क्या हो जाएगा, tan x बराबर tan अल्फा। बताओ होगा कि नहीं होगा। अब यहां के बाद से आप यहां से लगा सकते हो पूरा, तो tan के लिए भी और cot के लिए भी, यानी कि अगले क्रम में अगर हम फार्मूला यहां पे लिखना चाहें तो tan x बराबर अगर आपका हो tan अल्फा, तो इसमें x की जो वैल्यू होती है n पाई और प्लस का अल्फा होता है, और यही आपका फार्मूला cot x बराबर tan
कॉट एक्स बराबर कॉट अल्फा के लिए भी होता है, यही फार्मूला। तो इस तरह से तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले बन गए। अब इन्हीं तीनों के आधार पर, ये जो आपके तीन फार्मूले बने हैं, इन्हीं तीनों के आधार पर हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का व्यापक मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से तीन फार्मूले और हैं, तीन फार्मूले ये हुए, और इसी तरह से तीन फार्मूले और कुछ हो जाते हैं आपके। जल्दी से आइए उनको भी मैं दिखा देता हूं। अब इसी तरह से देखिए तीन सूत्र और होते हैं, आइए उन तीनों सूत्रों को हम देख लेते हैं, फिर से आगे का कार्यक्रम हम यहां से देखेंगे। देखिए तीन सूत्र और अगर स्क्वायर के रूप में आ जाए, जैसे अगर आता है साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा अगर आ जाता है, तो इसके लिए जो एक्स का फार्मूला होगा वह होगा एन पाई प्लस माइनस का अल्फा हो जाएगा। ये आपका पहला नंबर है। दूसरा नंबर, अगर यही कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर आ जाता है कॉस स्क्वायर अल्फा, तो भी यहां पे एक्स का मान आपका एन पाई और प्लस माइनस का अल्फा होगा। और तीसरे क्रम में यदि आपका टेन स्क्वायर एक्स बराबर टेन स्क्वायर अल्फा आ जाता है, तो भी इसका भी मान जो आपका एक्स का होगा वह एन पाई प्लस माइनस का क्या होगा, अल्फा होगा। यानी इन तीनों के लिए ये आपका हो गया, ये आपका हो गया और ये आपका हो गया। इन तीनों के लिए मात्र x का एक ही फार्मूला है, यानी टोटल आपके पास। और एक चीज और है कि यदि आपका cos थीटा बराबर, जैसे यहां पे 0 था ना, केवल cos का देख लीजिए, बाकी का उपयोग नहीं आएगा आपके। तो अगर cos थीटा बराबर अगर आपका 1 है, या cos x के रूप में देखे हैं तो x ही हम लिख लेते हैं, cos x बराबर अगर n है, तो यहां से x बराबर जो मान आता है वह 2n पाई के बराबर आता है। तो इसके लिए बेसिकली ये तीन सूत्र हमने ये बताया, और तीन सूत्र हमने ये बताया, तीन सूत्र हमने तीनों मिलाकर के एक सूत्र हमने ये बताया, और चौथा आपका तीन, एक चार और एक पांचवा सूत्र आपका ये रहा। तो 5 सूत्र ये और 3 सूत्र ये, 8 सूत्र आपको ये प्रश्नावली पूरी तरह से हल करा देंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल बस लेते हैं, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि सबसे पहले मुख्य मान कैसे निकालते हैं। जैसे अगर आपको बोल दिया, आपको क्या बोला, आपको बोला कि यदि, जैसे एक एग्जांपल हमने स्टार्टिंग टाइम में लिया था ना, एग्जांपल क्या था, अगर आपको बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर अगर आपका है 1/, साइन थीटा बराबर आपका 1/2 है, तो आपको इसका मुख्य मान बताना है। क्या बताना है? मुख्य मान। तो मुख्य मान के लिए हमारे पास कोई सूत्र नहीं होता, हम डायरेक्टली मान क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन अगर यही व्यापक मान इसका, या व्यापक हल पूछता, मान नहीं बल्कि हल कहें इसको, तो मुख्य हल अगर पूछेगा तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता। लेकिन व्यापक हल अगर पूछे तो हम इन्हीं फार्मूले का उपयोग करने वाले हैं। यहां पे हमें मुख्य हल अगर बताना हुआ तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, साइन थीटा बराबर आप 1/2 लिखा हुआ है। साइन थीटा के टेबल में देखो 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और साइन 30 डिग्री को हम क्या कहते हैं, साइन 30 डिग्री को हम कहते हैं π/6 कहते हैं। कितना कहते हैं? π/6 कहते हैं। तो यहां से थीटा बराबर कितना आ गया, π/6। तो एक मान तो आपका, एक हल तो आपका π/6 हो गया। अब दूसरा हल देखो, ये मान जो दिया हुआ है किसमें है, पॉजिटिव में है। अब आपको ये ढूंढना है कि जो आपका ये चतुर्थांश है उसमें साइन किसमें किसमें पॉजिटिव होता है। तो एक तो इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, और इसमें आपका साइन और आपका कोसेक आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। साइन यहां भी निगेटिव होता है, यहां भी निगेटिव होता है। तो पहले चतुर्थांश में तो आपका आ गया π/6 आ गया, पहले चतुर्थांश में कितना आ गया, π/6 आ गया। तो पहले एक मान तो हमारा ये आ गया। अब दूसरा मान, इसको निकालने के लिए जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में एकदम बताया था कि इसको हम कहते हैं पाई माइनस का थीटा या पाई माइनस का एक्स। तो यहां पे थीटा है तो पाई माइनस का थीटा, तो ये आपका हो जाएगा, इसका दूसरा हल क्या हो जाएगा आपका, पाई माइनस का थीटा, और थीटा की जगह पर है π/6, तो ये हो जाएगा π/6। तो 6 एक कम 6 पाई माइनस 1 पाई, यानी 5 पाई बटे कितना हो जाएगा, 6। अतः इसका जो हल होगा, हल इसका 2 निकलेगा, एक आपका आ गया π/6 और दूसरा 5 π/6। यही इसका मुख्य हल है। तो मुख्य हल आपके 360 डिग्री के
अंतर्गत होते हैं। जैसे हमने निकाला ना, अगर साइन यहां पे अगर माइनस बोला होता ना, तो माइनस के लिए थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता। तो माइनस के लिए रूल चेंज हो जाता। रूल चेंज क्या होता है, हम इन चतुर्थांशों में इसकी वैल्यू को खोजते। अब अगले क्रम में जब आपका प्रश्नावली आएगा तो इस तरह के हम अभ्यास करेंगे। इस चतुर्थांश को हम कहते हैं 180 प्लस थीटा, और इस चतुर्थांश को हम कहते हैं 360 माइनस थीटा, या इसी को कहते हैं 2 पाई माइनस थीटा, इसको कहते हैं पाई प्लस थीटा। तो इस तरह से इस कंसेप्ट को बस याद रखिएगा, यह कंसेप्ट आपका बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके नेक्स्ट प्रश्नावली के अंतर्गत। तो हमने एकदम बेसिक का निचोड़ आपको पूरी तरह से एकदम प्योर कॉन्सेप्ट के साथ दिया है। उम्मीद करते हैं कि जो भी आपको समझाई गई चीजें वे भली भांति अच्छी प्रकार से समझ में आई होंगी। यदि फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है, या आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है। आप दोनों जगह पे ही अपना क्वेरी डाल सकते हैं। मैं हर एक बच्चे का पूरा कमेंट पढ़ता हूं। और यदि आपको इस वीडियो से कोई बेनिफिट हुआ हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें, ताकि इसका लाभ और भी लोग उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।